बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और गर्मी की जो शिद्दत है इससे निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। इससे पहले कि लेकिन मैं आगे बढ़ूं, हमने चूँकि डिस्कस करना है अभी बिजली के जो नर्ख बढ़ा दिए गए हैं, इसके साथ ही और साथ में गर्मी की शिद्दत में भी इंतहाई इजाफा हो गया है और लोड शेडिंग भी जारी है। ये तीन अजाब एक तरह के नाजुल हुए हुए हैं, एक गर्मी का, ऊपर से नेपरा ने जनाब रेट बढ़ा दिया और फिर लोड शेडिंग का सिलसिला। लेकिन पहले हरमीत को देख लें, हरमीत किस रंग में है आज। हेलो हरमीत। जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रऊफ साहब। अगर हम देखें तो बिजली की आपने बात की तो कल पूरी रात जो है यहाँ से बिजली गायब थी। आप ये समझे कि सहरी के वक्त भी बिजली नहीं थी, उससे पहले 6 घंटे जो है मुसलसल रात 8:30 बजे से बिजली गायब और 11 साढ़े 11 बजे बिजली आई है। तो ये सूरत हाल है यहाँ के इन दोनों शहरों के। बाकी आप ये देखिए कि जो वो शहर है, मैंने कभी काफ़ी अरसा मेरा इधर हो गया है, कभी इस किस्म की लोड शेडिंग नहीं देखी। हालांकि जब लोड शेडिंग बड़ी ज़्यादा भी थी उस वक्त भी इस किस्म की लोड शेडिंग नहीं की जा रही थी जिस तरह जब से ये हुकूमत आई। और इन्होंने दावे तो बड़े किए थे, लेकिन अब देखें कि महंगाई के हवाले से देखें तो नेपरा ने रेट्स भी बढ़ा दिए हैं, लेकिन बिजली गायब है और गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। अच्छा हरमीत, जिस तरह से आपने ये बात किया ना कि अभी हुकूमत आई है, सो अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं, ये तो अभी हम करामात मेरे ख्याल में पिछली हुकूमत के भुगत रहे हैं। एनी हाउ इसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्विकली नहीं रोमा, असल में एक चीज़ हम देखें कि ये जो अब सिलसिला शुरू किया है ना, क्योंकि मैं कैबिनेट में बैठता हूँ, वहाँ पे सारी चीज़ें देखता हूँ। इससे पहले जो ब्रीफिंग होती थी पानी व बिजली के मिनिस्टरों के सामने, वो बड़े स्मूथली चीज़ें चलती थी। अब अचानक कहाँ से कौन सी ब्यूरोक्रेट भी आपको पता है कि किसके होते हैं, किसके लिए काम करते हैं और किसके कहने पर क्या उन्होंने बोलना है मीडिया के सामने, ये सारी चीज़ें हम अंदर सारी चीज़ें देखते रहते हैं। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि पॉलिटिक्स वही गेम की जा रही है कि पिछली हुकूमतों ने कुछ नहीं किया, अब हम आए हैं तो 30 मई तक सारा कुछ ठीक कर लेंगे। ये एक ड्रामा किया जा रहा है, बिल्कुल वाज़े तौर पर सारी चीज़ें लोगों को भी नज़र आ रही हैं। हम उनके दौर में भी चीज़ें देखते थे और आज इनके दौर में भी देख रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो ज़्यादती हद ही कर दी है कि आप सहरी के वक्त भी जो है लाइट गायब हो जाती है। फिर आप देखें कि रात सोने का टाइम होता है तो कम से कम 1 घंटा कर लें, 2 घंटे कर लें, 6 और 7 घंटे लोड शेडिंग रात को करना, दिन को तो बिजली गायब ही है। तो ये सिलसिले चीज़ें हम पहले से देख चुके हैं और ये अब एक नया इशू इन्होंने जानबूझ के खड़ा किया है। मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ वो यही है। ठीक हो गया, चलें आगे चलकर इसको डिस्कस भी करेंगे। मेरे ख्याल में जरा क्विकली आज की टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। डेली डोज के साथ हम आगाज करेंगे, जिसके बाद हमजा शहबाज शरीफ से अदालती अहकामात के मुताबिक अगर हल्फ आज नहीं लिया जाता तो इसके क्या असरात हो सकते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। मकबूजा कश्मीर के स्कूल्स में हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जो वहाँ पर ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं और इसके साथ साथ स्कूल टीचर्स जो हैं वो अब हिजाब नहीं पहन सकती, जिसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है। एक रेजिस्टेंस भी है जो सामने आ रही है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हमारे साथ आज साइकोलॉजिस्ट मौजूद होंगी। शादी के बाद ससुराल के रवैये का नए आने वाली जो लड़की है इस पर क्या इम्पैक्ट होता है और इन चीज़ों को किस तरह से आपको इनिशियल डेज में टैकल करना आना चाहिए या डील किया जाना चाहिए, इसको भी हम देखेंगे। और आखिर में हम डिस्कस कर रहे होंगे शब कदर की अहमियत और इसके बरक़ात क्या हैं। सो डेली डोज के साथ हम आगाज़ करेंगे और डेली डोज में सबसे पहले आज की कोई इतनी अच्छी नहीं है, हमने आगाज़ बिजली के नर्ख से किया था। सो जनाब इसमें इजाफा किया गया है, बिजली 2 रुपये 86 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी जा चुकी है। जब शहबाज शरीफ साहब ने अपने उहदे का हल्फ उठाया था तो उस वक्त ये बहुत बातें की जा रही थी कि अभी IMF प्रोग्राम में जाना है, IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए जाना है। सो 2 चीज़ें ही कही जाएंगी, एक तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएँ, बिजली के नर्ख बढ़ाए जाएँ और जो इमरान खान साहब उस पर सब्सिडी दे रहे थे वो ख़त्म की जाए। अब ये जब तमाम सख्त फैसला एक होगा डेफिनेटली तो फिर क्रिटिसाइज़ किया जाएगा शहबाज शरीफ साहब को। और अभी हम वही देख रहे हैं कि जिस तरह से ये फैसला किया गया है सो लोगों की जानिब से ये 2 हफ्ते के दौरान ही क्रिटिसिज्म जो है वो सामने आने लग गया है। लेकिन हमने कल भी डिस्कस किया कि 1 मई तक ये फैसला किया गया है और ये बात कही गई है कि एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ख़त्म कर दिया जाएगा। 2 रुपये 86 पैसे जैसे बात हो रही है, नेपरा ने कहा कि रेट बढ़ाए जाएंगे और उसकी लॉजिक उन्होंने ये दी है कि ये जो फर्नेस ऑयल के ऊपर बिजली घर जब चलाए जाएंगे तो ज़ाहिर है रेट उसका बढ़ेगा।
اور خرچہ زیادہ آئے گا. گیس LNG وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وقت کے اوپر آئی نہیں اور پانی ابھی تک دریاؤں میں سے پہنچا نہیں ہے اوپر سے, اب وہ آج میں پڑھ رہا تھا کہ گرمی بڑھی ہے تو کچھ پانی آنا شروع ہوا ہے, تو یہ صورتحال کب تک برقرار ہوگی اس کے بارے میں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن کم از کم پانی آتے آتے بھی ہمیں معلوم ہے کہ 15-20 دن مہینہ لگ جانا ہے. اس کے ساتھ فرنس آئل چونکہ مہنگا ہے, فرنس آئل کے اوپر جب بجلی گھر چلیں گے تو ریٹ ظاہر ہے بڑھے گا. تو نیپرا نے یہ سفارش نہیں کی بلکہ انہوں نے اس کا اعلان کر دیا ہے کہ ₹2.86 فی یونٹ جو ہے اس کو بجلی کو بڑھایا جائے گا. یہ ڈیمانڈ بھی ہے IMF کی, جو ابھی مفتاح اسماعیل وہاں پہ ملے, انہوں نے 2-3 چیزوں کے بارے میں یہ کہا. انہوں نے کہا سبسڈی آپ کو واپس لینی ہے ہر صورت میں, جو آپ پیٹرول کے اوپر دیتے ہیں یا بجلی کے اوپر دیتے ہیں, اور یہ بوجھ جو ہے یہ عوام کے اوپر ڈالا جائے, وہ اس کو برداشت کریں. تو حکومت تیار ہے اس کے اوپر, عوام کے اوپر بوجھ ڈالنے کے لیے ڈال دیا گیا ہے بلکہ, اور یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہی کی مد میں یہ ریٹ جو ہے یہ بڑھائے گئے. اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل کو جب اگر فرنس آئل کی بجائے بجلی پانی سے بنتی ہے یا LNG کے اوپر بنتی ہے تو کیا ریٹ کم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہوتا نہیں ہے. بالکل. اچھا, کل ہمارے ساتھ جو انرجی ایکسپرٹ بھی ہرمیت موجود تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی یہ تمام چیزیں آرٹیفیشل ہیں, اور یہ آرٹیفیشل کرائسس, جب میرا یہ سوال تھا کہ جو 1 مئی کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ ختم ہو جائے گی؟ جس پر ان کا جواب یہ تھا کہ اگر یہ واقعی آرٹیفیشل معاملات ہیں اور آرٹیفیشل کرائسس ہے تب یہ ختم ہو سکتا ہے. اینی ہاؤ کوئکلی آپ کا کامنٹ چاہیں گے, پھر ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے. بالکل بالکل, آپ کی بات درست ہے, بلکہ میں نے تو پہلے سے آپ نے کمنٹس کر ہی دیے ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں اچانک 30 مئی کو کیسے ٹھیک ہو جائیں گی وہ بھی ہم نے دیکھنا ہوگا کہ آیا ٹھیک ہوتی یا نہیں ہوتی ہیں. لیکن کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جو آنے والی حکومت ہوتی ہے, پچھلی حکومت پر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ الزامات, اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر حکومت کا یہ ایک روش رہی ہے اور وہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اب یہ حکومت آئی ہے تو ان کا بھی یہی ہے کہ بھیا کچھ کام نہیں ہوا ہے اور سارا کچھ ہم کر رہے ہیں اور سارا کچھ ہم ٹھیک کرنے جا رہے ہیں, تو یہ تو ہے کچھ نہ کچھ تو یہ اپنا کریڈٹ لیں گے نا. اچھا, اس کے ساتھ یہ ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں. ہرمیت, آپ نے کچھ تو ذکر کیا اپنے علاقے کا. بلوچستان کے بعض علاقوں سے ہمیں رپورٹس مل رہی ہیں کہ وہاں 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو یہ جو یکساں طور کے اوپر تمام علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی, اس کا بھی بڑا نقصان ہے. لوگ جو ہیں محرومی کا شکار ہوتے ہیں, کاروبار ان کے بند پڑے ہیں, عید کی خوشیاں کہتے ہیں ماند پڑ گئی ہیں کیونکہ درزیوں کا کام بند ہے, سٹور بند ہے. ظاہری بات ہے کہ ٹیلرز کے جو سلائی کرنے والے کپڑے ہیں, بہت سارے معاملات ہیں جس کے لیے انتظار ہوتا ہے کہ اگر بجلی آئے گی تو کام ہوگا. اب آپ دیکھیں, یہ تو بلوچستان کی بات آپ نے کر دی. KP کے میں کئی جگہ میں بات کر رہا تھا تو وہاں پہ بھی 15-16 گھنٹے جو ہے بجلی غائب ہے وہاں پہ مختلف علاقوں میں. تو آپ دیکھیں کہ زندگی کس طرح رک سی گئی, اور وہ بڑی بڑی فیکٹریاں جو ہے جہاں پہ یہ سسٹم یہ نظام چلتا ہے ان کو کہاں سے بجلی ملے گی. یہ بہت ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں آج 2022 میں ہم پہنچ گئے, لیکن اب بھی اس مسئلے اس بحران سے اب تک ہم نکل نہیں پائے. اس موقع پہ ایک اور چیز بھی ایڈ کرنی چاہیے. آپ نے جیسے کہا کہ جو بڑے بڑے کارخانے چلتے ہیں, اگر ڈیزل کے اوپر چل رہے ہیں تو ڈیزل کا ایک اور کرائسس پیدا ہوا ہے. ڈیزل اس وقت ملک میں مل نہیں رہا, اور تمام میڈیا کے اوپر جو رپورٹس ہم دیکھ رہے ہیں, کاشتکار خاص طور کے اوپر بہت متاثر ہوئے ہیں. بجلی آ نہیں رہی اور ڈیزل مل نہیں رہا. ان کے جو تھریشر ہیں یا جنریٹر ہیں انہوں نے جو چلانے ہیں, جس کی مدد سے انہوں نے کاشتکاری کرنی ہے یا مطلب گندم کو انہوں نے نکالنا ہے, وہ تمام بند پڑے ہوئے ہیں, تمام کام بند پڑا ہے. اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ مصنوعی قلت پیدا کی ہوئی ہے, سٹور کیے جا رہا ہے ڈیزل کو تاکہ آنے والے دنوں میں اگر ریٹ بڑھتا ہے تو پھر زیادہ پروفٹ کمایا جا سکے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا کرائسس ہے. ہرمیت, اس کے بارے میں بھی ہم جتنی فکر کا اظہار کریں اتنا کم ہے. گورنمنٹ اس کے اوپر بھی قابو پانے میں ناکام رہی ہے ابھی تک. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اسی کے ساتھ ابھی ہم اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف آئیں گے, اور نیکسٹ سٹوری تھوڑا سا شو کے جو ٹیمپرامنٹ ہے اس کو تھوڑا سا نارمل کر دیں. کافی سخت باتیں ہو گئی ہیں. اگلی سٹوری ہمارے پاس جناب اس حوالے سے ہے کہ پاکستانی مارشل آرٹس ماسٹر راشد نسیم نے بھارت اور چائنا کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں, اور اب کی بار ان کے جو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جب یہ دونوں چیزیں شامل کی گئی تو ان کے ریکارڈ کی مجموعی تعداد جو ہے وہ 77 تک جا پہنچی ہے. چائنا کی اگر بات کی
جائے تو چائنا کے کنگ فو ماسٹر کا ریکارڈ توڑا، جبکہ بھارت کا سر کے ساتھ باٹلز کھولنے کا جو ریکارڈ تھا وہ بھی اپنے نام کیا گیا۔ اس سے پہلے جو ریکارڈ تھا وہ بھارت کے نام تھا، اور بھارت کے ہی ایک شہری تھے، شخص تھے، جنہوں نے 1 منٹ میں سر سے 68 باٹلز توڑی تھیں، اور راشد نے یہ ریکارڈ توڑا ہے اور 71 باٹلز جو ہیں وہ اپنے سر سے توڑی ہیں۔ ابھی آپ ویژولز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اب مجموعی طور پر ریکارڈز کی تعداد 77 تک ہو چکی ہے۔ کمال ہے بھائی، مطلب یہ ہے کہ سر سے تو میں ابھی ویژول میں نے نہیں دیکھے، لیکن مجھے نہیں معلوم سر سے کیسے کرتے ہیں وہ، لیکن یہ ہے کہ جو اسٹوری ہے تو ہم ویژولز اور بھی دکھا رہے ہیں، بٹ سر کے ساتھ جو باٹلز توڑی ہیں وہ لائک 71 باٹلز ہیں۔ 71 باٹل ہے۔ حرمید کو زیادہ پتا ہوگا اس چیز کے بارے میں، حرمید جو ہے وہ ضرور صاحب، میں بھی مطلب ظاہری بات ہے کہ اس قسم کی چیزیں اور جب آتی ہیں اور پھر ریکارڈ بنتا ہے تو وہ حیرانی ہوتی ہے کہ کتنی مہارت کے ساتھ اور کتنا تجربہ، کتنی پریکٹس کرنی پڑتی ہے ایک انسان کو جب اس قسم کے وہ ریکارڈ اپنے نام کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی ظاہری بات ہے کہ اتنا، کیونکہ چائنیز ہم دیکھتے ہیں کہ مارشل آرٹ یا دیگر چیزوں میں وہ ہم سے زیادہ آگے ہیں، بلکہ پوری دنیا سے آگے ہیں، لیکن ان کو مات دینا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے، اور راشد نسیم صاحب نے یہ جو ہے بھئی اپنا کریڈٹ اپنے نام کیا ہے، بلکہ پاکستان کے نام کیا ہے، تو اس اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے پروگرام میں ایک بار شرکت بھی کر چکے ہیں، یہ مجھے یاد پڑتا ہے۔ جی جی بالکل، راشد نسیم سے ہماری تب بات وہ ان ہوئی تھی، ریکارڈز کی تیاری کر رہے تھے، اس کی تیاری کر رہے تھے اس وقت، ایگزیکٹلی مجھے یاد ہے۔ بہرحال ان کو بڑی مبارک کہ انہوں نے ریکارڈ توڑا ہے، اور اگلے ریکارڈز کی طرف وہ جب ان سے بات کر رہے تھے تو بڑے پرعزم تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میری نظریں کئی ریکارڈز کے اوپر ہے جو میں نے توڑنے ہیں، اور انہوں نے یہ گول تو کم از کم اپنا سر انجام دے لیا، اس کو پورا کر بالکل لیا۔ ٹھیک۔ اچھا، اسی کے ساتھ ابھی ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے، اور شیشے کے ہینڈ بیگز کا رجحان، اور یہ رجحان، یہ ٹرینڈ فرانس سے بیسیکلی آ رہا ہے۔ وہاں کے برانڈز اس پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب آپ شیشے کا بیگ بنائیں گے، نارملی بیگ کا تو کانسیپٹ یہ ہے نا کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ چیزیں اس میں آ سکیں اور پتہ نہ لگے کہ بیگ کے اندر کیا ہے، سو یہ اس کانسیپٹ کو تو بالکل ختم کر دیتا ہے، لیکن اس کے ذریعے آپ ایک جیولری ٹائپ چیز کی نمائش کر سکتے ہیں، ایک آرٹس کے طور پر اس کو لے سکتے ہیں، لیکن اس میں چیزیں بہرحال بہت کم آتی ہیں، اور دنیا کی معروف شخصیات جو ہیں وہ اس بیگ کو تھامے ہوئے ہیں۔ کچھ ہم نے پکچرز بھی دیکھی، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو بنانا بہت ہی اوکھا کام ہے، سوکھا کام نہیں، وہ اس طرح سے کہ شیشے کی جو موٹائی ہے اس کی وجہ سے اسے بنانے کے لیے ہوا کا دباؤ جو ہے اس کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اور اگر آپ اس کو بیگ کے طور پر جب اٹھاتے ہیں، کیری کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی پراپر پریکٹس ہونی چاہیے، آپ کی عادت ڈیولپ ہونی چاہیے، تبھی آپ ایک اچھے انداز میں اس کو کیری کر سکتے ہیں۔ سو میرے خیال میں یہ صرف فیشن ہے، اور ہم تو نارملی خواتین جو ہے وہ ٹھک کر کے بیگ کو رکھ لیتی ہیں، تو یہاں پہ بڑا احتیاط کرنا پڑے گا، بڑے آرام سے، بڑے سافٹ طریقے سے اس کو رکھنا پڑے گا، لوگ ہی obviously اس کو لیں گے، ایسا نہ ہو کہ کڑک کر جائے۔ ہاں، اب میں جیسے یہ پڑھ رہا تھا نا کہ شیشے کا بیگ، تو میں حیران ہو رہا تھا میں بھی کہ دو طریقے ہو سکتے ہیں نا، ایک تو وہ شیشہ ہو استعمال کیا جائے جس میں آپ اپنی شکل دیکھ سکتے ہیں، اندر کیا ہے وہ نظر نہیں آ رہا، اور دوسرا وہ شیشہ جو آر پار دیکھنے والا ہو۔ اب یہ جو بیگز ہیں یہ آر پار دیکھنے والا ہے، اگر اندر پڑی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں تو پھر سیکریسی کیا رہی؟ بہرحال فیشن کا کچھ پتہ نہیں چلتا، وہ کس طرح کا رخ بدل لے، کس طرف کو لے جائے۔ اچھا، یہ تو شیشے کے ہے نا، آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں نا کہ اندر سے سارا کچھ نظر آتا ہے، بالکل آج کل اس طرح کے ٹرانسپیرنٹ بیگز کا بھی بہت زیادہ رجحان ہے، اندر سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ بھی لوگ فیشن کے لیے ہی لیتے ہیں، لیکن بہرحال اس شیشے کو بیگ کو کیری کرنا وہ ایک مشکل کام ہوگا۔ ایک تو مطلب آپ نے اس کو بڑی پھر احتیاط کے ساتھ کیری کرنا ہے، رکھنا ہے، اور پھر آپ کی چیزیں بھی بہت تھوڑی آتی ہیں اس میں، اور ایک اور یہ چیز ہے کہ آج کل آپ بیگز اور کلچز لینے جاؤ، ان کی قیمتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن وہ صرف فیشن ہوتا ہے کہ صرف لوگوں کو پتہ لگے اپنے ہاتھ میں کچھ کیری کیا ہوا ہے، ادروائز ان کا فائدہ نہ سیکریسی چلو ان میں بہرحال ہوتی ہوگی، سیکریسی کے علاوہ زیادہ چیزیں اس میں آتی ہی نہیں ہیں، ایک آپ کی شاید لپسٹک آ جاتی ہوگی، اس کے علاوہ آپ کا موبائل فون بھی نہیں آتا، تو یہ آج کل کے جو بیگز ہیں مہنگے ترین وہ اس طرح سے آ رہے ہیں۔ اینی ہاؤ اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے، اور اگلی سٹوری واٹس ایپ کے حوالے سے ہے۔ واٹس ایپ نے نئی اپڈیٹس دی ہیں اور یوزرز کے لیے انتہائی اہم کال فیچر متعارف کروا دیا گیا ہے۔ ابھی تک جن لوگوں نے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا اور بہت سے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ اس کو گوگل پلے اسٹور سے اور آئی او ایس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کیا اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ 32 کے قریب جو لوگ ہیں ان کو آپ بیک وقت کال کر سکتے ہیں، جس کو ہم کانفرنس کال کہتے ہیں۔ پہلے اس سے کم
تھا لیکن اب 32 تک ہو گیا ہے. سو آپ اس کو ایک دفعہ ٹرائی بھی کر سکتے ہیں. اور بس یہ اپڈیٹ ہے جو اب آپ نے, اور ویسے بھی دن بدن استعمال اس کا بہت زیادہ ہو رہا ہے واٹس ایپ کا, اور بہت ساری چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب تو آپ نے جس طرح کانفرنس کی بات کی, اور کرونا کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اب ضرورت بن چکی ہیں, اور بہت ساری میٹنگ جو ہے ہمیں کرونا نے بہت ساری چیزیں سکھائی بھی. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فزیکل جانا, وہاں پہ بیٹھنا, وہ ساری چیزوں سے بیٹر اب یہ ہو گیا کہ بھئی جس شہر میں ہیں آپ ہیں تو وہاں سے کانفرنس کے ذریعے آپ آ جائیں. تو ایک نیا فیچر ہے, اور واٹس ایپ کا استعمال آپ کو پتہ ہے کہ چاہے وہ ہم صحافی ہوں یا دیگر لوگ ہوں یا مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہوں, تو ان کا بھی استعمال ہے. عام آدمی یا جو باہر بیٹھے ہیں, دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اگر اپنی فیملی کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک زبردست سا یہ ہے کہ وہ واٹس ایپ کو یوز کرتے ہیں. اور یہ جو نیا 32 کالز والا ہے تو بھیا پوری فیملی جو ہے جو مختلف لوگوں جہاں جہاں بیٹھے ہیں تو ان کو کنیکٹ کر کے بھی آپ اپنی وہ گپ شپ لگا سکتے ہیں. اچھا حمید, میرے اتفاق ایسا ہوا کہ میرے کچھ رشتہ دار باہر سے آئے ہوئے تھے مختلف اوقات میں, مطلب ایک بچی پہلے تھی, اس کے بعد میری سالی جو ہے وہ آئی تھی امریکہ سے, اور میں نے دیکھا کہ دونوں جو ہیں وہ ایک خاص مخصوص وقت کے اوپر وہ اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس وقت کلاس ہو رہی ہے اور کلاس ہم آن لائن لے رہے ہیں. تو اس نے سب سے بڑی آسانی یہ کر دی کہ امریکہ میں رہتے ہوئے وہ وہاں سے جب پاکستان آئے ہوئے ہیں تو وہ اتنا مینڈیٹری ایک قسم کا ہو گیا ہے کہ کال پہ آپ نے, اب وہ واٹس ایپ پہ ہو یا زوم کے اوپر ہو, دونوں کی ترقی بہت زیادہ ہوئی ہے. آپ کلاس کے اندر شرکت کر رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. ہاں, تو بہت آسانی پیدا کر دی مطلب یہ سارے فیچرز نے. واٹس ایپ کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ گپ شپ ہی لڑائیں, ظاہر ہے 32 لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا گپ شپ لڑانی ہے, کانفرنس ضرور. ہاں, بہت ساری چیزیں, بہت سارے فائدہ ہو سکتا ہے آپ کا. ہاں, ظاہری بات ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کلاسز مختلف جو پاکستانی اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے باہر دنیا میں ایڈمیشن لی ہوئے ہیں, چائنا میں, مختلف ممالک میں لیے, وہ ادھر ہی بیٹھ کے آرام سے کلاسز لے رہے ہیں. تو یہ آپ کی بات درست ہے کہ بہت سارے باتوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے فائدے جو ہیں وہ ہم ان دونوں فیچر سے لے سکتے ہیں. بالکل فیچر سے لے سکتے ہیں, لیکن ابھی تک کچھ موبائل فونز میں یہ فیچر جو ہے وہ ابھی تک آیا نہیں. کچھ میں آ گیا ہے, کچھ لوگ اپڈیٹ کر لیں گے, کچھ لوگوں میں ابھی کچھ لوگوں کے فونز میں بھی شو نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ دن لگیں گے جب یہ فیچر آپ کے فون میں بھی آ جائے گا. تو اگر یہ اپڈیٹ نہ ہو رہا ہو تو اس بارے میں پریشان ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈیلی ڈوز تو یہاں پر ختم ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ہم ذرا ایک اور چیز کوئکلی ڈسکس کرنا چاہیں گے. کل بطور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. بہت سے حلقوں میں اس کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے, کچھ لوگ اس کو اتنا پازیٹیو اس طرح سے نہیں لے رہے کہ اگر یہ اٹس اے کائنڈ آف انٹرم گورنمنٹ جس سیٹ اپ میں ان کو یہ عہدہ ملا ہے. سو ابھی 1 سال میں نہ وہ پراپرلی اس طرح سے سیکھ سکتے ہیں, نہ وہ پاکستان کا شاید مقدمہ اس انداز میں لڑ سکتے ہیں, وقت بھی بہت کم ہے. لیکن اگر ان کو 5 سال کا وقت ملتا اور اس میں ہی ان کی پریکٹس ہوتی تو تب چیزیں بہتر ہوتی ہیں, اور تب ان کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں. بٹ آپ کی کیا اوپینین ہے روک صاحب؟ ہاں, میرا خیال ہے کہ مطلب ایک تو یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا عہدہ ہے اور اتنے چیلنجز ہیں زیادہ کہ اس کے اوپر سیکھنے والا کام تو نہیں ہونا چاہیے. اب تو اپنی ایکسپرٹیز کو استعمال کرنے والا کام ہونا چاہیے. ہم جانتے ہیں پاکستان بہت مشکل دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے اس وقت, اور پاکستان کو اس دوراہے سے نکلنا ہے. اب اس کے لیے بہت ہی زیادہ تجربہ کار سیاست گری جو ہے وہ چاہیے, اور اس کے لیے بلاول بھٹو کو جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے پہلے اس کو بروئے کار لانا پڑے گا. اب آپ یہ دیکھو نا, چائنا ہے, ابھی ایک اور واقعہ ہو گیا. چائنا کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ تھوڑے سے ہمارے تعلقات ایسٹینج سے, مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیز آئی تھی جس کی بنیاد کے اوپر وہ گرم جوشی نہیں تھی, سی پیک سٹال تھا. اب یہاں پہ سی پیک کو دوبارہ شروع کرنا ہے, یہ واقعہ اوپر سے ہو گیا ایک بہت ہی خوفناک قسم کا. یورپی یونین کے ساتھ تعلقات ہمارے تھوڑے سے جو تھے اتنے اچھے وہ بھی نہیں جا رہے تھے. امریکہ کے ساتھ خاص طور کے اوپر ہمارے تعلقات میں کافی صد موری آئی ہوئی تھی, اور اس میں ان بیانات نے, عمران خان کی سٹیٹمنٹس نے اور وہ الزامات نے کہ میرے خلاف, میری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور زیادہ خرابی پیدا کی ہوئی تھی. تو اس کو بھی ٹھیک کرنا ہے. باقی دنیا کے ساتھ, پھر بھارت کے ساتھ بہت زمانے سے عمران بھی کہتے تھے کہ ہمیں ایک ایسی سفارتکاری کرنی ہے جہاں پہ ہم دونوں نارملائز تعلقات کی طرف چلیں, لیکن کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہے. تو کشمیر کا مقدمہ کیسے لڑا جائے گا, یہ بھی ایک چیلنج ہے. ادھر مڈل ایسٹ میں جو معاملات ہیں وہاں پہ ہماری بہت سی سیاست جو ہے, جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, وہ جڑی ہوئی ہے
इस बात के साथ कि हम कितने ज़्यादा फंड्स जनरेट कर पाएंगे अपने मुल्क के लिए। हमें लोन चाहिए और जो लोन लिए हुए वो रीस्केड्यूल भी करवाने हैं हमने। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जिनसे बिलावल को निमटना है। ये अब जो बात हो रही है कि इंटरिम गवर्नमेंट है, आज ही मैं पढ़ रहा था कि वो इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में जो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है, उसके बाद दोनों ने इस बात का तकरीबन इरादा किया है कि ये हुकूमत दिसंबर 2023 तक चलनी चाहिए, उस वक्त इलेक्शन जाके होंगे। तो अभी भी फिर उस हवाले से थोड़ा सा तो टाइम है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा टाइम है, यानी तकरीबन साल डेढ़ साल का वक्त जो है वो, हाँ साल डेढ़ साल का वक्त है। उसमें इन चैलेंजेस को काफ़ी टाइम हो जाता है, तकरीबन पौने 2 साल, तकरीबन 1.5 साल और पौने 2 साल। तो वही बात है कि ट्रायल्स का टाइम नहीं है, ट्रेनिंग का टाइम नहीं है, कोई इंतहाई कॉम्पिटेंट बंदा जो इन चीज़ों से नबुर्दाज़मा हो सके उसको इस ओहदे पर फाइज होना चाहिए था। बट लेट्स सी कि बिलावल भुट्टो जरदारी किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। अदालती अहकामात के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ से गवर्नर पंजाब को आज हल्फ लेना है, और अगर ख़ुद हल्फ नहीं लेना तो किसी और को नामजद करना है कि वो हमजा शहबाज शरीफ से हल्फ लें। आइनी बहरान तो है ही जिससे नबुर्दाज़मा होने के लिए गुज़िश्ता रोज़ हाई कोर्ट का ये फैसला था, साथ ही साथ सियासी बहरान है। लेकिन आज भी अगर हल्फ नहीं लिया जाता तो इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और फिर इसको किस तरह से सॉर्ट आउट करना है, अगली ऑप्शन क्या हो सकती है। सीनियर तज्जियाकार आमिर खाकवानी साहब इस वक्त हमें शो में ज्वाइन करें। आमिर साहब थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले ये फरमाइएगा कि अगर आज भी हल्फ नहीं लिया जाता अदालती अहकामात की रोशनी में तो फिर मजीद ऑप्शंस क्या होंगे और असरात क्या मुरतब हो सकते हैं इसके? ऑप्शन तो क्या, मेरा ख्याल है अब तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली बात ही रह गई है कि कोर्ट ने जितना करना था कर दिया है, बार बार इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं। और मैं तो समझता हूँ, और मुझे सच्ची बात है बड़ा अफसोस है कि पीटीआई का पंजाब में रवैया बिल्कुल ऐसे है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। वो जो कुछ कहीं पे कुछ पॉलिटिकल जो कुछ ग्रेस होता है, कहीं पे बंदा ग्रेसफुली काम करने की कोशिश करता है, तो ये तो सारा बहुत ही मायूस कुन है। और ये जो इल्तवा कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, इसका उन्हें फायदा भी कोई नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ़ायदा भी कोई नहीं है। लेकिन यह है कि एक बात जिसे शक पड़ता है कि शायद आज भी हल्फ ना लिया जाए, वो अहमद अवैस जो एडवोकेट जनरल हैं उनकी स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि अदालत ने सजेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये नहीं कहा कि हल्फ ज़रूर उठाए। देखिए अहमद अवैस साहब भी अनफॉर्चुनेटली पीटीआई के उन हॉक्स में से हैं। जब वो एडवोकेट जनरल नहीं थे तब भी उनके बड़े पुरजोश और बड़े फायरी किस्म के उनके लायर थे। तो मेरा ख्याल है इस वक्त पीटीआई का पंजाब में हॉक्स के हाथ में सब कुछ है, जो जिनका काम जो चाह ये रहे हैं कि आग लगाई जाए, हर चीज को जला दिया जाए, यानी कुछ भी वो चाहते हैं कि ना बचे यहाँ पंजाब में। खासतौर पर इनको लग रहा है कि पंजाब में एटलीस्ट ऐसा हो सकता है कि सब कुछ और हो जाए और वो असेंबली खत्म हो जाए और इलेक्शन में दोबारा जाया जाए, जो इमरान खान साहब का असल टारगेट है। तो गेम सारी यही है कि पूरा सिस्टम को डिरेल किया जाए और इलेक्शन में दोबारा जाया जाए। खान साहब की कोशिश यही है। ठीक है जी हरमीन। अच्छा आमिर साहब, आप जिस तरह फरमा रहे हैं कि ना खेले हैं ना खेलने देंगे, तो अब अगर हम देखें हमजा शहबाज जो है, अगर वो हल्फ उठा भी लेते हैं तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है या पंजाब में जो हम देख रहे हैं, ये कब तक इस पर वो काबू पा सकेंगे? क्योंकि हालात ऐसे लग रहे हैं कि खान साहब किसी न किसी कोई ना कोई रुकावटें जो है उनके लिए राह में खड़ी करते जा रहे हैं। देखिए रुकावटें तो यकीनन खड़ी करेंगे, जिस तरह मरकज में भी कर रहे हैं। लेकिन होगा ये कि अगर हमजा शहबाज वज़ीर आला बन जाते हैं तो वो जो रियासती इंतजामिया है, पूरे सूबे की जो इंतजामिया है, उसको वो कंट्रोल करने और चलाने के काबिल हो जाएंगे। आईजी पुलिस हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, सब चीजें मेरे ख्याल है फिर चीजें काफी बेहतर हो जाएंगी और चीजें बदल जाएंगी। फिर एक रियलिटीज भी होती है ना, देखिए जिस तरह शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो एक पोलिटिकल रियलिटी बन गई है ना, वो बाहर भी जा रहे हैं, विदेश भी कर रहे हैं और चीजें भी कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा पीटीआई के अरकान असम्बली को भी इसका एहसास होता है कि ये एक रियलिटी है। और रियलिटी में फिर अरकान, आपको पता है हमारे पॉलिटिशियन और खासतौर पर अरकान असम्बली काफी स्मार्ट होते हैं, तो वो उनका ये होता है कि चलो अब तो बंद तो किया है वज़ीर आला, अब इसे भी फंड ले लिए जाए, तो वो चीजें चेंज हो जाती हैं। मेरा ख्याल है काफी चीजें मुख्तलिफ हो जाएंगी।
अच्छा आमिर साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह से आपने ये बात कही है कि ये जो चीज़ें हैं, इस तरह से ऐसा करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, गवर्नर पंजाब का, पाकिस्तान का, वो चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं दे रही। फिर इसका तस्वीर का दूसरा रुख तो यही है ना कि हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, रिवेंज लिया जा रहा है, क्योंकि आपको हटाया अब आप सिस्टम को चलने नहीं देंगे। आपको क्या लगता है कि तमाम चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसको फ़ायदा पहुँचा रही हैं, पॉपुलैरिटी का बाइस बन रही है या नहीं बन रही? सियासी तौर पर नुकसान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका? देखें, पीटीआई को इस हवाले से नुकसान हो रहा है कि जो मुतदिल मुनासिर हैं या जो एक जनरली एक लोगों का एक पढ़े लिखे लोगों की एक राय होती है, वो उनकी राय मुख्तलिफ है। लेकिन ये पीटीआई के जो हॉक्स हैं या पीटीआई के, असल में ना बस पीटीआई को इमरान खान ने एक तेज और अग्रेसिव पार्टी में तब्दील कर दी है। जो जहाँ पे लोग हैं वो अग्रेसिवली ही सोचते हैं और वो हर वो चीज उनको सूट करती है जो खान साहब कहते हैं, खान साहब के नैरेटिव को बाई करते हैं। तो पीटीआई के अपने हल्कों में जब फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि देखें जब पीटीआई का बेसिक थीम ही ये है कि उसके अलावा तमाम सियासी जमातें वो गद्दार हैं, मुल्क दुश्मन हैं, जमहूरी दुश्मन हैं और अमरीकी एजेंट हैं, ये एक आलमी साजिश है, तब तो वो सिनेरियो ही बदल जाता है ना। तो वो पीटीआई के वर्कर तो खुश होते हैं, जी बहुत अच्छा कर रहे हैं जी खान साहब, इन मुल्क दुश्मनों के साथ ऐसा करना चाहिए। लेकिन जनरली पॉलिटिकल कल्चर के लिए बहुत नुकसानदेह है। और आप देखें पीटीआई आइसोलेशन में चली गई है, यानी सियासी जमातें कभी भी तनहा नहीं होती। तन्हाई किसी भी सियासी जमात की या सियासतदान की सबसे बड़ी खामी है। और इस वक्त यानी जमात इस्लामी भी, जमात इस्लामी सब पीडीएम के ऐसा नहीं है, या टीएलपी वगैरह या छोटी जमातें ग्रुप वगैरह, वो भी कोई भी पीटीआई के साथ नहीं है। आप देखें ना पीटीआई के साथ थोड़ा बहुत कह लिया काफली का भी एक धड़ा ही कह ले ना, क्योंकि चौधरी शुजात और चौधरी सालेक हुसैन और तारिक भी चीमा वगैरह तो वो तो हल्फ ले चुके हैं, बल्कि जो कैबिनेट में जा चुके हैं फेडरल कैबिनेट में, तो सिर्फ बुने सलाई और चौधरी परवेज अलाई का ही धड़ा रह गया काफली का। तो ये बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए हैं पीटीआई। आइसोलेशन ये खतरनाक है इनके लिए। अच्छा आमिर, आज सूबाई असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी होना है जो डेप्टी स्पीकर हैं उनके खिलाफ, वो भी एक मार धाड़ होनी है। लगता है दोबारा हंगामा होगा, क्योंकि परवेज इलाही ने बुलवाया है असेंबली का इजलास। इसके बारे में आप क्या समझ रहे हो, क्या होगा? देखिए मेरा तो ख्याल ये है कि परवेज इलाही के हाथ से गेम निकल चुकी है। चौधरी साहब ने जो कोशिशें की थी वो कोशिशें उनकी कामयाब नहीं हो सकी, वो लेट हो गए। अगर इमरान खान साहब उनको जब उन्होंने अनाउंस किया था 2 हफ्ते पहले कर देते तो शायद सूरत डिफरेंट होती। तो मेरा तो ख्याल है चौधरी परवेज इलाही के हाथ से गेम निकल चुकी है और इनकी मूव जो है कामयाब नहीं होंगी बज़ाहिर। लेकिन आप याद रखें हमारे यहाँ कोई पता नहीं होता, बिहाइंड द सीन बहुत चीजें चल रही होती हैं, लेकिन बज़ाहिर मुझे लग रहा है कि हमजा शहबाज वज़ीर आला बनते नजर आ रहे हैं। और स्पीकर भी अगर जिस तरह है परवेज इलाही साहब बिहेव कर रहे हैं तो ज़ाहिर है इनको भी हटाना पड़ेगा, उनको नून लीग को या पीपल्स पार्टी का जो लाइन्स है उनका। तो मेरा ख्याल है पंजाब में पीडीएम भी नजर आ रही है। और बज़ाहिर देखें अब्दुल साहब, ये सारा जो सेटअप है ये पूरे 1 साल का सेटअप, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये आईएमएफ के 1 साल का जो एक्सटेंडेड पैकेज मिला है, इट मीन्स कि भाई ये पूरी टर्म पूरी होगी, अपनी टर्म पूरी होगी। ये इस तरह मेरा ख्याल पूरा प्लान यही है और सारे स्टेक होल्डर इस पे मुत्तफिक हैं, टर्म पूरी कराई जाए। ठीक है, ठीक है। आमिर साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। जी हरमीत। जी आमिर साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि कल जो मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान इलेक्शन के हवाले से कि दिसंबर में ही होंगे 2023 में, लेकिन खान साहब जो हैं वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और उन्होंने धरने की बात भी की है। तो आपको लगता है कि क्या बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन फिलहाल नहीं। मेरा ख्याल है खान साहब लॉन्ग मार्च धरने पे जाएंगे बड़ी ईद के बाद, बजट के बाद। पीटीआई के प्लान ये है कि बजट में उनको लग रहा है कि महंगाई की लहर आएगी, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ेंगी, कुछ और चीजें बढ़ेंगी। आपको पता है आईएमएफ की कंडीशंस हैं, तो वो बजट में जून में बजट आएगा और उसके असरात आएंगे तो ये जुलाई में 4-5 जुलाई को जाके कोई ईद उल अज़हा होगी। तो बड़ी ईद के बाद उनका प्लान है जुलाई अगस्त में लॉन्ग मार्च लंबा एक अग्रेसिव पूरा ट्रैक करने का। उस छोटी एक्टिविटीज जारी रखेंगे। अच्छा, छोटी मोटी एक्टिविटी रखेंगे, थोड़े जलसे रखेंगे।
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عامر خاکوانی صاحب, ابھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ چھوٹی ایکٹیویٹیز جاری رہیں گی اور جلسے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لانگ مارچ اور جو دھرنا ہے وہ بڑی عید کے بعد کا پلان ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یہ تمام چیزیں یا اب بھی جو چیزیں چل رہی ہیں سائڈ بائی سائڈ, یہ پی ایم ایل این کے لیے کس قدر پریشر کا باعث بن سکتی ہیں یا ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی؟ دیکھیں, پی ٹی آئی تو پریشر بلڈ کرنا چاہتی ہے, ان کی کوشش ہی یہی ہے ان کو بے سکون رکھا جائے. اب یہ ظاہر نرو کی گیم ہے, شہباز شریف صاحب کو اسٹرانگ نرو کا مظاہرہ کرنا چاہیے. دیکھیں, ان کو سب سے اچھا ان کے لیے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ انٹرنیشنل سپورٹ مل رہی ہے. اب دیکھیں نا, کہیں نہ کہیں ان کو امریکن نے ان کو سپورٹ کیا ہے, جبکہ آئی ایم ایف سے ان کو اچھا پیکج ملا ہے, سعودی عرب سے کافی اچھے پیکج کی امید کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ہو جائے گا, اچھا پیکج مل جائے گا. وہاں سے جو ڈیفر پیمنٹ پہ جو پیٹرول ہے وہ بھی ان کی کوشش ہے کہ 3 مہینے کی جگہ پہ 9 مہینے یا سال بعد ڈیفر پیمنٹ پہ ہو. یہ چیزیں ہو جائیں گی. چائنا بھی ہیلپ کرے گا. تو ان کے لیے اصل جو چیلنج ہے وہ معاشی ہے, معاشی چیلنج ہے اصل میں شہباز شریف صاحب کے لیے, اور آگے بھی ہوگا. بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار عامر خاکوانی صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ابھی ہم ذرا شو میں کوئکلی آگے بڑھیں گے اور ہم نے ایک بڑی اسپیشل قسم کی رپورٹ تیار کروائی ہوئی ہے, کروائی ہوئی ہے. وہ رپورٹ اس حوالے سے کہ پنڈی بھٹیاں کا بھی ہم رخ کرنے والے ہیں, جہاں پر گندم کے 5واں اوسطاً پیداواری مقابلے کا انعقاد کیا گیا. تو اس مقابلے کی کچھ جھلکیاں ہیں جو میں بھی دیکھنا چاہوں گی اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گی. جو گندم کا مقابلہ ہے یہ گورنمنٹ کے ہدایت کے مطابق ہم کرواتے ہیں. پورے ضلع سے تمام زمیندار اپلیکیشن لی جاتی ہے, اس میں سے ہم 20 زمیندار سلیکٹ کرتے ہیں 2 تحصیلوں میں سے ہمارے پاس, اور اس میں سے پھر ہم ضلعی کمیٹی جو ہے وہ 10 زمیندار سلیکٹ کرتی ہے. ان کے پھر ہم موقع پہ جا کے پلاٹ کرواتے ہیں اور اس میں سے پہلے 3 لوگوں کو انعام ملتا ہے. مقابلے کے انعقاد میں محکمہ زراعت توسیع, محکمہ زراعت تحقیق اور ڈپٹی کمشنر حافظ آباد کے نمائندوں نے مقابلے کے عمل کو شفاف بنانے میں اپنا کردار ادا کیا. گندم کے منتخب شدہ پلاٹس میں سے 300 مربع فٹ کی کٹائی کر کے گندم کی اوسط پیداوار حاصل کی گئی. جڑا یہ حکومت پیداواری مقابلے کراندی ہے, زمینداراں تے بہت زیادہ فائدہ ہوندا ہے. زمیندار جوش خروش نال محنت کردے ہیں اور ملکی پیداوار اضافہ ہوندا ہے. مقابلے میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے کسانوں کو حکومت پنجاب کی جانب سے نقد انعامات سے نوازا جائے گا. حکومت کی جانب سے کسانوں کے درمیان اوسط پیداواری مقابلہ جات کا انعقاد خوش آئند بات ہے. اس سے جہاں ایک طرف کسان کی حوصلہ افزائی ہوگی تو دوسری جانب وطن عزیز گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہوگا. اظہر حسین. جی, آپ نے رپورٹ دیکھی پنڈی بھٹیاں سے, آپ نے دکھائی تھی جو گندم کی کٹائی کے اوپر ایک انعامات کا سلسلہ حکومت نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. وہاں پہ کٹائی کے مقابلے ہو رہے ہیں اور کٹائی کے مقابلوں میں جو سب سے زیادہ اول آئے گا, سب سے زیادہ آگے ہوں گے لوگ, ان کو انعامات سے نوازا جائے گا. بڑا ہی خوش آئند ہے. موقع ایسا ہے جو خوشی کا کسان کے لیے بے پناہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسان خوشحال ہوگا تو باقی ملک خوشحال ہوگا. کسان کی اپنی خوشحالی کے ساتھ بہت کچھ جڑا ہوتا ہے. اس نے بچوں کی شادیاں, تعلیم, اس کے لیے پیسے اس میں سے نکالنے ہوتے ہیں. تو وہ جناب انتظار کر رہا ہوتا ہے جو 2 فصلیں خاص طور پہ گندم اور چاول کی اس موقع کے اوپر. گندم کی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہرمیت کا تو خیر چونکہ بیساکھی کا ابھی پیچھے تہوار گزرا ہے جو کٹائی سے شروع ہوتا ہے گندم کی. جی ہرمیت. ہوتی ہے تو ایک خوشی منائی جاتی بیساکھی کے دن, اور آپ کو تو پتہ ہے کہ پنجاب میں, اس پنجاب میں تو یہ کلچر ختم ہو چکا ہے, لیکن اس پنجاب کی بھارتی پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ وہ میلے شیلے جو ہیں وہ اسی طرح سجتے ہیں. اور باقاعدہ جو ہے یہ جو ابھی میں نے رپورٹ دیکھی پنڈی بھٹیاں کی, تو یہاں پہ یہ جو حکومت کی جانب سے یہ اعلانات کیے گئے, میں سمجھتا ہوں ایک اچھی بات اس لیے کہ مقابلہ سخت ہوگا اور ہر ایک کی خواہش ہوگی کہ جتنی بھی کیئر کی جائے فصل کی, اور جتنا بھی زیادہ اگائی جائے اور جتنی فصل ہوگی تو کسان کا تو فائدہ ہے یہ, لیکن ساتھ میں ملک کا بھی فائدہ. اور آپ نے جس طرح فرمایا کہ خوشحالی جو ہے وہ کسان کی صرف نہیں ہوگی, پورے ملک کی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ گندم جو ہے یہ فصل خاص ہوتی ہے کسان کے لیے, اور وہ بے صبری سے انتظار ہوتا ہے اس کو کہ اگر بارشیں زیادہ آتی ہیں تب اس کو نقصان جو ہے, کیونکہ پورا سال جو ہے اسی کا انتظار کیا جاتا ہے, اسی کے انتظار میں. لیکن جب گندم اچھی اس کی فصل آ جائے تو ظاہری بات ہے خوشی تو دوبالا ہو جاتی ہے. اور بیساکھی کے پنگڑے بھی اسی لیے لوگ ڈالتے ہیں کہ بھیا گندم زبردست قسم کی ہوئی ہے تو بھیا پنگڑا ہی ڈال لیتے ہیں. پنگڑا نہیں, پنگڑا. ہاں جی پاجی, پنگڑا. پنگڑا جو بھی ہے سمجھ تو آ گیا نا کہ کیا تھا. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد پھر ہوں گے. آئی ہے 2014 سے آنورڈ
इनके हर एक कदम को अगर आप देखें तो वो जो इंटरनेशनल रूल्स हैं, जो इंसानी इक़दार हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं, चाहे वो मिनॉरिटीज़ के साथ इंडिया के अंदर हो या मकबूजा कश्मीर के अंदर जितने इक़दाम आज तक किए जा रहे हैं। देखिए वहाँ पे बच्चों को जिस तरीके से फेक एनकाउंटर में शहीद किया जाता है और डेली बुनियादों पे, अभी कल 2 बच्चे, एक 22 साल का और एक 20 साल का, एजाज अहमद हाफिज और शायद अयूब, इनको एक फेक एनकाउंटर में शहीद किया गया है। और ये पहला वाक़या नहीं है और आखिरी भी नहीं है, क्योंकि कश्मीरी जो है वो अपने हकूक़ के लिए जो जदोजहद कर रहे हैं, वो जब तक जदोजहद उनको वो कामयाब नहीं होती, वो ये अपनी तहरीक, अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। और भारत ये 27 जो रमज़ान की शब है उसके बारे में और जुम्मतुल विदा के बारे में भी उन्होंने पाबंदी लगा दी है। ये मस्जिद में श्रीनगर में कोई इज्तिमा नहीं होगा। तो ये मजहबी जो आज़ादी है उसको सलब करना, और ख़ासकर जो मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया उसमें, और अब ये जो पर्दे की पाबंदी नेक्स्ट जनरेशन है या जो कम्युनिटी वहाँ रह रही है उसको मजीद अपने खिलाफ करने के लिए, मैं समझता हूँ कि ये उनका तरीकाकार जो है, इससे वो कोई अमन कायम नहीं कर सकेंगे। वो वहाँ पे खुशहाली के लिए वो कह रहे हैं कि 20,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करने का ऐलान किया, 3,000 करोड़ UAE से लेके आए कि हम इससे शायद हालात बदल लेंगे। लेकिन देखिए वहाँ मसला असल में बेसिक राइट्स का है, वहाँ अपने हक खुदराजियत का मसला है, जो यूनाइटेड नेशन में है, जो यूनाइटेड नेशन और आलमी बरादरी ने तस्लीम किया हुआ है। जब तक उसको सॉल्व नहीं किया जाता, जब तक उनको वो हकूक नहीं मिलते, तब तक इस तरह की पाबंदियों से, इस तरह की जो फेक एनकाउंटर से और घरों से बच्चों को उठा के, और आपको बताता चलूं कि 22 नवंबर से खुर्रम परवेज जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं वो अभी तक जेल में हैं। इसी तरीके से एहसन अंटो साहब हैं, और जो जर्नलिस्ट हैं उनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। ये कोई तरीका नहीं है, इस तरीके से आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, ये हिस्ट्री बताती है। तो इसलिए मेरे ख्याल में जितने भी इक़दाम मोदी सरकार उठा रही है वो अपने जो लोगों के दिल हैं उनको और खिलाफ कर रही है, इंडिया के खिलाफ। और ऑलरेडी जो पॉपुलेशन है वहाँ की कश्मीर की, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखते हो, लेकिन वो इस वक्त इंडिया के साथ जो है कोई प्यार नहीं है उनको। वजह ये है कि जो बेसिक राइट्स हैं वो बेसिक राइट छीने जा रहे हैं। वहाँ पे जो ड्रैकोनियन लॉज हैं उनके तहत जिसको वो चाहते हैं अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जब तक ख़त्म नहीं होंगी, भारत अपने खौफनाक जो मंसूबे हैं उनके, उसमें कभी कामयाब नहीं हो सकता। अच्छा, ये फरमाइए कि जैसे रोमा ने भी अभी सवाल किया था कि बाकी कश्मीर से बाहर हिंदुस्तान में, कर्नाटका में जब इस तरह की बात होती है तो वो मेजॉरिटी हिंदू एरियाज़ हैं, वहाँ पे वो शायद कामयाब हो जाते हैं अपने मंसूबों पे, कोर्ट उनके साथ मिल जाती है। लेकिन कश्मीर के अंदर ख़ास तौर पे जो मुस्लिम मेजॉरिटी है, जहाँ का कल्चर प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम है, जहाँ पे ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं वो हिजाब लेती हैं, निकाब पहनती हैं या उन्होंने सरों पे स्कार्फ लिया होता है, वहाँ पे इस तरह के इक़दाम कितने ज़्यादा आप समझते हैं कि लोगों के अंदर उनको इम्प्लीमेंट कराने में कामयाबी होगी उनको? मैं नहीं समझता कि वो इसमें कामयाब होंगे। जिस तरीके से उन्होंने जितने भी इक़दाम पहले किए हैं, जिससे वो चाहते हैं कि अमन आ जाए, जिससे वो चाहते हैं कि कश्मीरी जो है ना वो सरनगू हो जाएं इंडिया के सामने, तो वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। इसमें भी वो किसी सूरत कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है जी हरमीत। अच्छा, और ये सर अगर हम देखें तो कश्मीर का ये मसला तो हम देख रहे हैं, कर्नाटका का भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे तो बाकायदा जो है अदालतें भी इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है। लेकिन अब महाराष्ट्र में अगर हम देखें, योगी आदित्यनाथ ने जो है वहाँ पे मसाजिद, जितने भी मसाजिद है
वहाँ पे स्पीकर हटा दिए गए, मुहिम शुरू हो गई बाकायदा, स्पीकर कई मसाजिद से हटा दिए गए। तो आपको नहीं लगता कि ये सूरत हाल जो है अब वहाँ पे रहने वाले जो मुसलमान हैं उनके लिए बद से बदतरीन होती जा रही, योगी आदित्यनाथ और मोदी और आरएसएस का ये जो एजेंडा है? मैं समझता हूँ कि देखें, मोदी सरकार की जो पॉलिसीज हैं, आप इंडिया के अंदर जिस जगह भी आप जाएं, चाहे वो क्रिश्चियंस के बारे में हो, मुस्लिम्स के बारे में हो या दलित के बारे में हो, वो उनकी हमेशा ये पॉलिसी, वो आरएसएस और वही जो नाजी जर्मनी की पॉलिसीज थी उसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन ये सोसाइटी की तबाही का बायस बनेगी, ये भारत की तबाही का बायस बनेगी। और मोदी सरकार भारत को उस तरफ लेके जा रहे हैं जिससे इनकी जो अमन की तरफ जो रास्ते हैं बंद हो जाएंगे और इस खित्ते में और भारत के लिए ये नुकसानदेह होगा। और मैं अक्सर कहता हूं कि जो इंडियन पॉपुलेशन है, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको बाहर निकलना चाहिए, उनको बाहर निकल के मोदी सरकार की इन जो इक़दामात हैं इसको काउंटर करना होगा। वरना इंडिया के अंदर रहने वाली जो अक़लियतें हैं उनको तो नुकसान होगा, उनकी तो तबाही की तरफ, जिस तरह जेनोसाइड द प्रेसिडेंट ऑफ जो जेनोसाइड कमीशन है उन्होंने कहा था कि ये जो भारतीय सरकार है, भारत के जो हालात हैं वो बिल्कुल उस तरफ जा रहे हैं जो रवांडा के में जो जेनोसाइड हुआ था उससे पहले के हालात थे। तो इसको रोकने के लिए अभी से आलमी ताकतों को भी, आलमी बिरादरी को भी, और मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि जो सिविल सोसाइटी है इंडिया की, उसको ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, उसको बाहर निकलना चाहिए और इसकी मज़ामत करनी चाहिए। अच्छा अली रज़ा साहब, आपको क्या लगता है अगर ये रेजिस्टेंस ऑब्वियसली सामने आएगी, एग्रेशन भी शो किया जाएगा, उस सूरत हाल में ये जो डिसीजन लिया गया है, ये जो पाबंदी लगाई गई है, ये मामला रिवर्ट हो सकते हैं? मामला बड़ी जगहों पे ऐसा हुआ है कि जहां पाबंदियां लगी और रिवर्स हुआ, और यहाँ भी जो मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, भारत के पास कोई और चॉइस नहीं है, भारत को इसको रिवर्स करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। शादी किसी भी इंसान की ज़िंदगी का बहुत ही अहम फैसला होता है। हमारे यहाँ पर होता ये है कि जब भी कोई कपल शादी करता है सो लड़कियों से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता कर ली जाती हैं कि वो अपनी पर्सनालिटी को बदलें, चेंज करें। अच्छा, हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो बहुत सी लड़कियां खुद को बदलती भी हैं, लेकिन ये इस चीज़ की गारंटी नहीं होती कि तब भी आपसे सब खुश होंगे या नहीं होंगे। और फिर जो रवैये हैं शादी के बाद शौहर का या इवन ससुराल वालों का, वो भी आपकी साइकी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो किस अंदाज में अपने आप को बदलना चाहिए, वो लेवल क्या होना चाहिए जहाँ सर्टेन लेवल तक आप कॉम्प्रोमाइज़ करें बट उसके आगे एक स्ट्रेट लाइन हो जिससे आपने ऊपर नहीं जाना। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं। ताहिरा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। शादी इज़ अ कॉम्प्रोमाइज़, बट एक ही साइड से भले वो लड़का हो या लड़की हो, एक ही बंदे से एक्सपेक्ट करना कि आप खुद को बदलें, तो सबसे पहले तो किसी को बदलना वही इटसेल्फ इंतहाई गलत बात है। अच्छा, फिर उसके बाद स्पेशली लड़की के लिए वो क्या लेवल होना चाहिए कि भाई यहाँ तक तो आप, ये एक डेडलाइन है, इससे ऊपर नहीं आपने जाना, तो वो उस पर ज़रा थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है मैं समझती ये हूँ कि शादी इज़ नॉट अ कॉम्प्रोमाइज़, ये एक चॉइस है और ये एक आपकी ज़िंदगी की स्टेज है जिसको आपने एक्वायर करना होता है। ये लाजम और मलजूम तो नहीं कि आप इसको एक्वायर ही करें, मगर एक टू लिव अ नॉर्मल लाइफ आपको स्टेज से गुजरना होता है। जहाँ तक कॉम्प्रोमाइज़ की बात है तो कॉम्प्रोमाइज़ को हम ये भी कह सकते हैं कि हम एडजस्टमेंट्स बनाते हैं, थोड़ी थोड़ी सी एडजस्टमेंट्स करते हैं। ऑफ कोर्स जब आप किसी नए, इवन आप नई जॉब के ऊपर जाते हैं तो आपको अपने अंदर बहुत सारे बिहेवियर्स चेंज करना पड़ते हैं, आपको उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई करके वहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है। सेम गोज़ फॉर द मैरिज। जब किसी इंसान की शादी होती है तो ऑफ कोर्स ये लड़की के लिए एक बहुत बड़ा, मैं समझती हूँ कि शायद लड़का उसको इस चीज़ को उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर सकता कि एक लड़की के लिए अपना घर छोड़ के कम्प्लीटली एक नई फैमिली में जाना एक बहुत बड़ा चेंज है, उसकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा चेंज है, और वो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है, मे बी डर, खौफ, स्ट्रेस के वो इम्प्रेस कर पाएगी अगले लोगों को या नहीं, या उनके साथ एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके साथ जा रही होती हैं अगली फैमिली में।
एंड फिर क्योंकि आप लड़का जो होता है वो अपनी फैमिली में ही होता है, उसके लिए वो सेफ इन्वायरमेंट होता है, वो अपने घर वालों से वैसे ही मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बहन भाई हैं सब, वो सेफ महफूज कर अपने आप को फील करता है। लेकिन लड़की वहाँ पे इनसिक्योर इसलिए फील करती है कि वो अभी सब कुछ समझती नहीं है, जानती नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करती, उसको नहीं पता उस घर के एक्चुअल नॉर्म्स और वैल्यूज़ किस तरह के हैं, किस तरह के लोगों के रवैये उनको पसंद आते हैं, किन चीज़ों पे अक्सर नोक-झोंक हो जाती है, या घर के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। सो उसमें जब वो चीज़ें करने की कोशिश कर रही होती है तो हम ये देखते हैं कि यूजुअली ससुराल की तरफ से और समटाइम्स हस्बैंड की तरफ से भी बहुत पॉजिटिव रवैया जो है वो नहीं आता, क्योंकि वो जो बाहर से खातून आई हुई होती है जिसको आप अपने हाथ से लेके आए हुए होते हैं, आप कहते हैं बदलो खुद को। एग्जैक्टली आप उसको एक तो इंटरूडर के तौर पे भी लेते हैं कि ये हमारी फैमिली का हिस्सा होता है। बेशक आपने बड़ी खुशी से वेलकमिंग तरीके से उसको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया होता है, मगर उसको एक्सेप्ट करना पूरी फैमिली के लिए भी एक चैलेंज होता है। इज द मेन थिंग। एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप क्योंकि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ऑल पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। एग्जैक्टली जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो देन यू मेक एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स। फिर आपको पता है कि अच्छा ये घर जो है, यहाँ के लोग मेरी गलतियों को उसी तरह से इग्नोर करते हैं जैसे अपने बच्चों की गलतियों को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे वो सारी चीज़ें मेरे साथ उसी तरह से हो रही हैं जैसे अपने ये बच्चों के साथ कर रहे होते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये होता ज़रूर है, ये बहुत सारे घरों में होता है, मगर ये बहुत सारी जगहों पे नहीं होता। वो जो बहू आ रही होती है दैट इज़ टेकन एज ए इंटरूडर, वो एक्सेप्ट नहीं इतनी इजीली किया जाता उसको, और फिर उसको सपोर्ट भी उस तरह से नहीं दी जाती और उसकी गलतियों को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, जिसकी वजह से उसके लिए एडजस्ट करना प्रॉब्लम हो जाता है। और जहाँ तक कॉम्प्रोमाइज करने की बात है कि कितना कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए भी आप कर रहे हैं तो उसका भी एक सर्टेन लेवल होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप हर चीज़ को जो है, यानी कुछ एडजस्टमेंट्स लड़की करेगी, कुछ लड़का भी करेगा। डज नॉट मीन कि आपने सारी एडजस्टमेंट्स जो हैं, सारा बिहेवियरल चेंज जो है वो एक ही खातून के खाते में डाल दिया। बिकॉज ये जब आप अपने रिलेशनशिप का बोझ सिर्फ एक इंसान के कंधों पे डाल देते हैं तो वो इंसान थक जाता है बहुत जल्दी। जब वो थक जाता है तो उसका उस रिलेशनशिप से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। उसके लिए वो रिलेशनशिप एक इंजॉयबल चीज़ नहीं रहती, ना ही वो एक कनेक्शन रहता है, वो उसको बर्डन के तौर के ऊपर लेता है और फिर बस वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप इस चीज़ को बांटते हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, और सपोर्ट एक दूसरे को करते हैं, बिकॉज नए इंसान को फैमिली में एडजस्ट होने के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो सपोर्ट हस्बैंड की तरफ से भी होनी चाहिए और फैमिली की तरफ से भी होनी चाहिए। फिर आप जो है आहिस्ता आहिस्ता उस इंसान की गलतियों को और एडजस्टमेंट्स की तरफ लेके जाना शुरू होते हैं कि अच्छा ये कर लो, इस तरह से इस तरह चीज़ें होती हैं, तरीके से आप उससे बात करना शुरू कर देते हैं। मगर अगर आप सोचें कि आप सारी एडजस्टमेंट्स उसके खाते में डाल देंगे तो दैट इज़ लाइक वो आपकी एक अगर तो वो इंसान खुशी खुशी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, वो रेडी है इस चीज़ के लिए कि अच्छा मैंने अपने ससुराल जो है वो जाके किसी भी किस्म का कोई भी जो भी वो मुझे एडजस्टमेंट्स करना पड़ेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ या वो मैं करूँगी, जो कि यूजुअली मैं देखती हूँ लड़कियाँ करती हैं। हमारी सोसाइटी में लड़कियाँ बहुत सारी करती हैं ये चीज़ें। एक चीज़ होती है खुशी से, तो वो खुशी से तो आप कर लेते हैं, लेकिन जो चीज़ आप पर थोप दी जाए, एग्जैक्टली फिर आपकी खुशी नहीं रहती। नहीं, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी जो मुसल्लत की जाती हैं चीज़ें, बिकॉज मैं खुद एक जो है मैरिज काउंसलर हूँ, मैं रोज़ाना इस तरह के केसेस देखती हूँ। वो चीज़ें जो आप पे मुसल्लत की जाती हैं ड्यू टू सम रीजंस, रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस की वजह से, बच्चों की वजह से, क्योंकि आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं कर सकते या सॉर नहीं कर सकते, बहुत ख़राब नहीं कर सकते, तो फिर आप उसको एक्सेप्ट ज़रूर करते हैं, मगर नॉट बाय हार्ट, वो आप बस कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा कि जब आप चीज़ों को सिर्फ एक ही इंसान के खाते में डालते जाते हैं तो फिर वो रिलेशनशिप जो है वो मोर ऑफ वो इंजॉयबल चीज़ नहीं रह जाता, वो फिर आपके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है, जो कि एक्चुअली है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रिलेशनशिप, मगर जब बर्डन बहुत ज़्यादा उसको ले लिया जाता है उस रिलेशनशिप का, तो फिर उस रिलेशनशिप में लोग जो है वो कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ, कहीं ना कहीं डिस्कॉर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर देखा जाए तो जो घर में एडजस्टमेंट करवाने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी मेरे ख्याल में शायद लड़की के शौहर की होती है कि उसको बैलेंस करना है। बिल्कुल। अब वो बाकी घर तो ये होता ना, जैसे मैं कहता हूँ कि एक लड़की आई है तो ये सारा घर इस तरह बंद उंगलियों की तरह है, उससे अपना जगह बनानी है बीच में, कुछ थोड़ा सा दूसरों को जगह देनी है, लेकिन इसको गाइड करने के लिए, इसको बताने के लिए और दूसरी साइड पे भी करने के लिए लड़का जो है वो लड़का बात प्रेशर में भी आ जाता है। और ख़ास तौर पे ऐसी फैमिलीज़ में जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आता है। तो उसके लिए क्या आप मतलब कहिएगा, वो क्या तरीक़ेकार अपनाए, क्या करे कि जो लड़की को भी थोड़ा सा कहे कि तुम भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो, घर वालों को भी कहे? ये बहुत अच्छे तरीके से आपने पॉइंट आउट किया कि एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी की होती है।
मैं ये समझती हूँ कि जिस घर में आदमी मामला फ़हम होते हैं, उन घरों के जो हैं लड़ाइयाँ झगड़े और मामला इतने ख़राब नहीं होते, वो घर बहुत स्मूथली चलते हैं। और घर जैसे हम ये कहते हैं कि जी औरत बनाती है, नो, घर आदमी की वजह से बनता है, औरत तो बस उसको मेंटेन करने में लगी हुई होती है। सो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली ग्रूम की, लड़के की आती है कि वो अपनी बीवी को इतना स्पेस दिलवाए उस घर में, और उसको समझाए भी, जहाँ जहाँ वो मिस्टेक्स कर रही है, जहाँ जहाँ उसको समझने में गलती हो रही है, उसको आराम और तरीके से समझाए भी कि हमारे घर में इस तरह की चीज़ें इस तरह से होती हैं। अगर तुम इस तरह से कर लोगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स कम होंगे, हमारे लिए आसानी होगी कि हम ईजिली इसमें एडजस्ट कर पाएँ, ना कि आप इसको इस तरह से थोपें कि बिल्कुल तुमने यही करना है क्योंकि ये हमारे घर के रूल्स हैं, तो तुमने इससे दाएं बाएं शाये नहीं होना। आप उसको इस तरह से कहेंगे कि अगर आप ये कर लोगे तो आसानी हो जाएगी कि हम ज़्यादा जल्दी चीज़ों को कोप करके आगे जाना शुरू हो जाएंगे, मसले मसाइल थोड़े से जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। यूजुअली ये देखा गया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में अपने क्लाइंट्स, मेरी फीमेल क्लाइंट्स जो हैं ख़ासतौर पर वाकई रिपोर्ट करती हैं कि स्पेशली हम जब शादी कर लेते हैं तो पर्टिकुलरली ऑन द वेडिंग नाइट जो है लोग अपनी वो जो उन्होंने तालीमात पूरी ज़िंदगी की होती है ना, वो उनको लगता है कि शायद वेडिंग नाइट इज़ द टाइम जब आप वो सारी तालीमात अपनी बेगम को सुना सकेंगे। मसलन मेरी माँ का भी ख्याल रखना, घर को ऐसे मेंटेन करना, मेरी फैमिली को ऐसे लेके चलना, ये वो। अब वो लड़की सुन तो रही होती है वो सारी चीज़ें, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशंस है, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी तरह से होता है, मगर लिटरली ये फीमेल्स ने रिपोर्ट किया है कि वो चीज़ इतनी ज़्यादा उस वक्त लग रही होती है कि ये आप मुझे कल भी बता सकते हैं, हम सारी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ हैं, ये किसी भी, और ये मुझे पता भी है, ये चीज़ें ऑलरेडी मैं भी अपनी फैमिली से लेके आई हूँ, मुझे पता भी है। इस वक्त इस चीज़ की तबलीग करना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वक्त आप अपने और मेरे बारे में बात कीजिए, दो लोगों की आपस में। ये बहुत सारी ख़वातीन ने इस चीज़ को कंप्लेन किया कि ये बहुत ही एक इस तरह की चीज़ जो बन जाती है। सो वो जो चीज़ होती है ना कि आपको रिलेशनशिप को लेके चलना जो है वो दोनों पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूजुअली समटाइम्स ये भी देखा गया कि फीमेल्स जो हैं वो भी बड़ी छोटी छोटी चीज़ों की कंप्लेन करना शुरू हो जाती हैं। मसलन जब वो अपने बिल्कुल आपने बात कीजिए हरनी। मैं बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू आप कर रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एक्सपेक्टेशन जो है एक खातून से जो अब आई नहीं है, जिसने एक अरसा जो है किसी और घर में गुजारा, अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से गुजारी है, लेकिन उससे हम तवक़्क़ात जो है पूरा घर उससे मुख्तलिफ तवक़्क़ात रखता है कि भैया वो आएगी तो ये होगा, वो ये होगा। हस्बैंड की अलग तवक़्क़ात होती हैं। आपको नहीं लगता ये जो नई नवेली दुल्हन जब किसी घर जाती है, पहली रात तो पहले हस्बैंड ने तो पहले भाषण दे दिया, पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया, वो भी सर से ऊपर वो बातें चली गई, लेकिन ऐसे में नफ्सियाती दबाव इस खातून पे कितना होता है? अगर हम इन सारी चीज़ों को शादी के बाद हरमीत का सवाल ये है कि क्योंकि बहुत सारे कि जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हस्बैंड की, ससुराल वालों की, वो किस कदर नफ्सियाती दबाव डालती हैं खातून की साइकी के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड की और ससुराल की तो मैं समझती हूँ एक्सपेक्टेशंस तब आती हैं जब आप उनके घर जाते हैं। वो जो घर से ही एक एक्सपेक्टेशंस वाला एलिमेंट बहुत ऊपर किया हुआ होता है ना, पेरेंट्स ने भी एजुकेट किया होता है, उसने ऑलरेडी प्रेशराइज किया हुआ होता है। और फिर जब आप नई फैमिली में जाते हो तो ऑफकोर्स जब आपको कदम कदम के ऊपर ये बात बताई जाती है कि ये इस तरह नहीं इस तरह करना है, इस तरह नहीं इस तरह होना है, तो वो आपका प्रेशर ऑलरेडी जो है वो बढ़ता जाता है और उसमें आप डिप्रेशन और एंग्जाइटी का बड़ा इजीली लोग शिकार हो जाते हैं। और पोस्ट मैरिटल डिप्रेशन जो है, यानी शादी के बाद का डिप्रेशन जो है वो फीमेल्स में बहुत कॉमनली देखा जाता है। और अब इसके बारे में लोग जो है बहुत कॉमनली बात भी करें, बिकॉज जो हमारी लड़कियां हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शादी के साथ एसोसिएटेड हैं कि ये करना है तो इस तरह से अपने घर जाके कर लेना, या बहुत सारी वो लिबर्टीज़ वाला एक एलिमेंट जो है ना वो लड़कियों को दिखाया जाता है कि उसको अपने ससुराल में जाके अपने हस्बैंड के साथ एंजॉय करना है। अब जब वो हस्बैंड के पास जाती है तो ऑफकोर्स वो घर भी इतना डिफरेंट घर तो नहीं होता उसके अपने घर से, उससे मिलता जुलता ही घर होता है थोड़ा सा, और वहाँ पे भी वही सारी सेम चीज़ें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नवाज जी, हाजिर ब्रेक के बाद रमज़ान का आखिरी अशरा है और 27वीं की रात होगी आज की, जिसके बारे में कहा जाता है कि शब कद्र आज की रात में हो सकता है। शब कद्र जो है उसकी अहमियत के बारे में अल्लाह ताला ने बारहा कुरान में ये ज़िक्र किया है और ये कहा है कि ये वो रात है जिसमें कुरान उतारा गया था। इस रात के बारे में आता है कि ये ठंडी ठंडी भीनी भीनी होगी। इस रात को जो ये बातें की जाएंगी अफ्तार से लेकर सहर तक, उसमें खुशू व खुदू होगा और तमाम मुसलमान इस रात की बरकत के हवाले से कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा इबादत कर सकें उतनी ज़्यादा इबादत करें। इबादत करना फ़र्ज भी है उसके ऊपर, और पूरे रमज़ान ही, वैसे तो अल्लाह ताला ने जैसे इरशाद फरमाया मुसलमान सारे रमज़ान अपनी इबादत करते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, लेकिन इस रात को ख़ास तौर पे फ़रिश्ते ज़मीन पे उतरते हैं और वो इस हवाले से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि
मैंने हुक्म दिया है फरिश्तों को कि वो ज़मीन पे उतरें और जिस कदर मुसलमान अपने नेकियां कर रहे हों उनको नोट करें, और फिर मुसलमानों के लिए खैर व बरकत है इसमें। इसके बारे में बारहा कहा जाता है, एक सवालिया निशान में भी आता है कि फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है, और फ़रिश्तों का नुज़ूल इसी हवाले से होता है कि जितनी बरक़ात हैं उन बरक़ात के बारे में वो मुसलमान। बिल्कुल ठीक हो गया, बरक़ात जो हैं जितनी भी बरकतें हैं वो समेटी जाए। रमज़ान का ये जो आखिरी अशरा है, ताक रातें और मुसलमान नहायत खुशू हुजू के साथ इबादत करते हैं। आज की रात भी, वैसे तो हर ताक रात जो है उसमें शब कदर को तलाश करना चाहिए, लेकिन 27 के बारे में ये स्पेशली कहा जाता है कि आज की जो रात है वो मोस्ट लाइकली हो सकती है। उसकी कुछ मतलब वो कहते हैं ना अलामात भी बताई गई हैं कि उस रात जिस तरह से आपने कहा भीनी रात होगी, खामोशी होगी और खुशी खुजू होगा। हाँ, मुफ्ती अलामा मुफ्ती शाहिद इमरान जलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चल के बात करते हैं इस रात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर 27वीं की रात के हवाले से ज़रा फरमाइए कि इसकी जो बरक़ात हैं वो क्या हैं और मुसलमान किस तरह से इबादत करें कि उनकी इबादत जो है वो कबूल हो जाए अल्लाह के हजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। देखिए, माह रमज़ान मुक़द्दस का मुबारक महीना चल रहा है और इस मुबारक महीने की एक एक घड़ी बरकतों और रहमतों से मालामाल है। और इस माह रमज़ान मुबारक के अंदर जो आमाल का भाव है, कीमत है, उसको भी बढ़ा दिया जाता है। नवाफिल पे फ़रज़ का सवाब मिलता है, और यहाँ तक कि अगर इस माह रमज़ान मुक़द्दस में अगर कोई हालते रोज़ा में सो जाता है तो सोने की हालत में भी उसकी हड्डियाँ तस्बीह करती हैं। और यहाँ तक कि अहादीस कुतुब से ये हमें चीज़ मिलती है। सरकार दो आलम अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ादार की मुंह की बू अल्लाह की ज़ात को कस्तूरी से भी ज़्यादा पसंद और महबूब है। तो यानी कोई ऐसी इबादत दीगर इबादत में से नहीं है कि जो इंसान करे और तो तब उसको उसका अजर मिलता है, मगर न करे तो उसका अजर नहीं मिलता। लेकिन ये रोज़ा ऐसी मुक़द्दस महीने में इबादत है कि जब इंसान रोज़ा रख कर सो जाता है तो सोने की हालत में भी अल्लाह उसको अजर व सवाब अता फरमाता है और उसकी हड्डियां भी तस्बीह करती हैं। तो इस माह रमज़ान मुक़द्दस की एक घड़ी बरकतों रहमतों से मालामाल है। और फिर इसके आखिरी अशरा के लिहाज से जो हमारे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया कि इस माह मुक़द्दस के आखिरी अशरा में जो इसकी ताक रातें हैं उनमें लैलतुल क़द्र को तलाश करो। यानी वो 21वीं शब है, वो 23वीं है, 25वीं है, 27वीं है जो कि आज की रात है, और इसी तरह 29वीं शब है। तो इन रातों में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इस शब क़द्र लैलतुल क़द्र की रात को तलाश करो। इसकी जो कदर व मंज़िलत है लैलतुल क़द्र की, चूंकि क़द्र का लुग़वी माना है तकदीर, तो इस लैलतुल क़द्र की मुक़द्दस और अज़ीमुल मरकत रात में अल्लाह ताला जो तकदीर के फैसले नाफिज करने के लिए वो फरिश्तों के सुपुर्द फरमाता है। तो इसकी कदर व मंज़िलत में सबसे पहले तो ये चीज़ है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालहू की ला रैब किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद नाज़िल हुआ। यानी सबसे जो इसकी कदर व मंज़िलत और अर्फ़ व आला शान होने के लिहाज से कि रब ने अपना पाक कलाम इस पाक रात में, मुक़द्दस रात में, अज़ीमुल बरकत रात में और अज़ीमुल मर्तबत रात में इसको नाजिल फरमाया है। और इसी कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में ही इस रात के हवाला से ये कहा गया, और ये उस मौका पे कि जब सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बनी इसराइल के एक आबिद जाहिद के मुतल्लिक ये फरमाया कि उसकी 1000 साल इबादत है, यानी उम्र है, और उसमें उसने इबादत की है। तो सहाबा किराम आलम रिज़वान को इस पे बड़ा तजस्सुस हुआ कि चूंकि हमारी तो उम्र इतनी ज्यादा है ही नहीं, तो हम कैसे 1000 साल जिंदगी पाएं और फिर 1000 साल की इबादत का अजर हम कमा सकें। तो जब दिल में ये तजस्सुस पैदा हुआ तो रब्बुल जलाल ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इस सूरा का नज़ूल फरमाया, सूरह क़द्र का, और फरमाया कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि ये एक रात 1000 महीनों से अफजल रात है। कि अगर कोई इस एक रात में इबादत करता है तो अल्लाह की ज़ात उसको 1000 महीनों की इबादत का सवाब अता फरमाता है। बिल्कुल। अब इस लिहाज
جی بالکل، اسی لحاظ سے آج بھی مسلمانوں کو چاہیے زیادہ سے زیادہ عبادات کریں اور زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود اسلامک اسکالر علامہ مفتی شاہد عمران جلالی صاحب. ویوز اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.